प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, ठीक है, शानदार और फर्स्ट क्लास होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले तो आप सभी लोग आ जाइएगा, ठीक है, सभी साथी जुड़ जाइएगा क्लास से। ठीक है बच्चों, आ जाओ, आप सभी लोग क्लास से आ जाओ। स्टार्ट करते हैं फिर, है ना, टॉपिक को। हम लोग लास्ट टॉपिक में सीएजी के बारे में बात कर रहे थे, और इनफैक्ट सीएजी के बारे में हम सारी चीजें देख ही चुके थे। ठीक है, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान में सबसे महत्व का अधिकारी इनको बताया है। क्यों बताया है सबसे महत्व का अधिकारी? क्योंकि वह बेसिकली सार्वजनिक धन के रक्षक हैं, है ना। तो वह सार्वजनिक धन के रक्षक है, इस वजह से उनको सबसे महत्व का अधिकारी, ठीक है, उन्होंने बताया है। भारतीय संविधान के भाग 5 में और भाग 5 के अध्याय 5 में आर्टिकल 148 से 151 तक में सीएजी के अधिकार, कर्तव्य, उनकी शक्तियों के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, सबसे पहले सीएजी क्या होते हैं, है ना, इसके बारे में मैं आपको चर्चा बताऊं। ठीक है, इन प्रैक्टिकल में आपको बताऊं आमतौर पे, क्योंकि संविधान में इनकी योग्यता के बारे में कोई जिक्र तो नहीं किया गया, ठीक है, किसी भी तरह का। तो इन प्रैक्टिकल अगर हम देखें मेरे प्यारे साथियों, जैसे आप में से कल एक भैया पूछ भी रहे थे कि सर ये एक्चुअली है कौन, तो ये आमतौर पर बेटा सेवानिवृत्त जो सिविल सर्वेंट होते हैं वही होते हैं। ठीक है, जो अपने सेवाओं से, ठीक है, एज अ सिविल सर्वेंट मुक्त हो चुके होते हैं, और उन्होंने अपनी सेवाओं में रहते हुए बहुत अच्छा कार्य किया होता है, अभूतपूर्व उपलब्धि रहती है उनकी अपनी ड्यूटी के दौरान। तो इस वजह से ऐसे लोगों को, ठीक है, फिर आगे इस तरह के बहुत महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद आवंटित किए जाते हैं, जिससे कि वह इस पद पर रहते हुए भी, ठीक है, इस गरिमापूर्ण पद पर रहते हुए भी इसको सुशोभित करें, और जो उनको अधिकार दिए गए हैं, जो उनके दायित्व हैं, जो उनके कर्तव्य हैं, वो उनको पूरी ईमानदारी से निभाएं। ठीक है, आमतौर पर जैसे आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, अभी आजकल बड़ा विवाद चल रहा है सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नियुक्ति को लेकर, क्योंकि उनकी नियुक्ति एवं सेवा शर्तों में परिवर्तन किया गया है। तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि साहब ये तो सीधा सीधा लोकतंत्र का हनन है। इस तरह से जो कार्यपालिका है, मतलब जो इस समय वर्तमान में सरकार है, वो राष्ट्रपति के माध्यम से, ठीक है, अपने फेवर वाले किसी भी व्यक्ति को सीईसी नियुक्त करवा सकती है। मामला क्या है, जब मैं आपको सीईसी पढ़ाऊंगा, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त पढ़ाऊंगा, निर्वाचन आयोग पढ़ाऊंगा, तब पूरे मामले को मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम यहां पर चर्चा करते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, जिसको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। तो ये सर हैं कौन, जो आपकी सीएजी होते हैं, ये होते कौन है? तो मैंने आपको बता दिया, आमतौर पर मुख्यतः, ठीक है, मेजर ऑफ टाइम ये देखा गया है कि ये वो प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं कि जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए, ठीक है, अपनी पूरी सर्विस के दौरान बहुत अच्छा काम किया, और उसके बाद फिर उनको सेवानिवृत्ति के बाद इस तरह के प्रशासनिक पद ऑफर किए जाते हैं। ठीक है, चलिए, योग्यता के बारे में कोई जिक्र नहीं है, हाँ कार्यकाल के बारे में है कि वैसे तो 6 वर्ष का उनका कार्यकाल होगा, लेकिन अगर इसी बीच वे 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं, तो उनके अपने पद से त्यागपत्र देना होगा, या उनको बेसिकली अपने पद से हटना होगा, ठीक है ना, खुद ही हट जाना होगा। वैसे तो 6 वर्ष का कार्यकाल है। अगर जैसे कोई व्यक्ति सीएजी बनते हैं 60 साल की उम्र में, ठीक है, तो वो बेसिकली 5 साल तक ही अपने पद पर बने रहेंगे, क्योंकि 5 साल के कार्यकाल के बाद ही वो 65 वर्ष के हो चुके होंगे। क्योंकि जब उनकी आयु 60 साल की थी, तो 60 साल की आयु में वो एज अ सीएजी नियुक्त हुए। ठीक है, उन्होंने 5 साल बहुत अच्छा सा अपना कार्यकाल पूरा किया। ठीक है, 5 साल के कार्यकाल के बाद उनकी आयु 65 वर्ष की हो गई। अब जैसे उनकी आयु 65 वर्ष की हुई, तो फिर उनको अपने पद से हटना पड़ेगा, ठीक है, उनको अपने पद से जाना पड़ेगा। इस केस में अगर मान के चलिए कि वो 58 वर्ष की आयु में सीएजी बने हैं, तो वो अपना पूरा 6 साल का कार्यकाल पूरा कर लेंगे, पूरा 6 साल का कार्यकाल, क्योंकि ठीक है, 58 और 6 अगर आप जोड़ दीजिए तो बेसिकली कितने होते हैं बच्चे? 63 होते हैं, ठीक है, 64 होते हैं। ठीक है, तो मतलब उनका 65 वर्ष का अभी आयु पूरा नहीं हुआ, और उन्होंने अपना पूरा 6 वर्ष का कार्यकाल कर लिया। तो कार्यकाल के केस में तो ये है, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, मतलब नियुक्ति, ठीक है, कार्यपालिका की ही द्वारा हो रही है। नियुक्ति कार्यपालिका ही कर रही है, लेकिन वो इस बात का अपवाद है कि बेशक नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा होती है, लेकिन वो कार्यपालिका के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते। बेशक नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा हुई, लेकिन कार्यपालिका, ठीक है, कि प्रसाद पर्यंत वो अपने, ठीक है, पद को धारण नहीं करते। ठीक है, इस बात को उनकी पूरी स्वतंत्रता है।
ये बात मैंने आपको बता दी, बहुत अच्छे से समझा दी, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत बढ़िया तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है सर, कि वो अपना त्यागपत्र तो राष्ट्रपति महोदय को दे सकते हैं, जरूरी नहीं, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि उनको अपना 6 साल का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर बना ही रहना है, ठीक है। उनको अगर लगता है तो वो अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं। किसको देंगे वो अपना त्यागपत्र? ठीक है, राष्ट्रपति को देंगे। तो वो अपना त्यागपत्र बेसिकली राष्ट्रपति को देंगे। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। प्रेसिडेंट महोदय को वो अपना ठीक रेजिग्नेशन देंगे। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट बेटा, कि उनको उनके पद से अगर हटाया जाएगा ना, तो ठीक उसी प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा जिस प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने में फॉलो किया जाता है। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है जिस प्रोसेस के तहत, उसी प्रोसेस के तहत इनको भी अपने पद से हटाया जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या होगा, एक बार मैं आपको रिकॉल कर देता हूं। तो एक संकल्प प्रस्ताव लाना होगा। संकल्प प्रस्ताव बेसिकली संसद के दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। उस संकल्प प्रस्ताव को लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, दोनों में से किसी भी सदन में संकल्प प्रस्ताव आ सकता है। हाँ, लेकिन ये बात है कि संकल्प प्रस्ताव जिस भी सदन में सबसे पहले आएगा, ठीक है, जिस भी सदन में, ठीक है, वो संकल्प प्रस्ताव आएगा बेटा, उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों से उसे हस्ताक्षर करना पड़ेगा। फिर दोनों सदनों से पास हो जाने के बाद वो एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी, जांच समिति के पास जाएगा, और अगर जांच समिति आरोप में सच्चाई पाती है तो फिर वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर देगी उसी सदन के पास जिस सदन में सबसे पहले ये प्रस्ताव लाया गया था। फिर वो सदन उस पर उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से वोटिंग कराएगा। वोटिंग दोनों सदनों से हो जाती है तो उसके बाद राष्ट्रपति उसको उसके पद से हटा देगा। ठीक है, क्या करते हैं सर? तो राज्य और केंद्र सरकार के, ठीक है, समस्त आय और व्यय का लेखा जोखा रखते हैं, उसकी मासिक स्तर पर समीक्षा करते हैं सीएजी, और वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति के माध्यम से संसद में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, दोनों ही स्तर, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य स्तर हो, ये बात ध्यान रखना। आइए, अब कल आप कह रहे थे कि सर सुप्रीम कोर्ट नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं बेटा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, मैं दोनों को इस तरह से आपस में एक दूसरे से, देखो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक दूसरे से संबंधित तो हैं, ठीक है, दोनों आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, तो इसलिए मैं शुरू करता हूं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के भाग 5 में है, अध्याय 4 में है, 4 में है, आर्टिकल 124 से 147 तक में है। ठीक है, आर्टिकल 124 से 147 तक में है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के भाग 5 में है, ठीक है, अध्याय 4 में है, आर्टिकल 124 से 147 तक में है। आइए समझते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल 124 पर चलते हैं। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन बोला गया है, गठन, आर्टिकल 124 में। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहता हूं जो कि बहुत जरूरी है। वो ये है बच्चे, कि जो शासन होता है ना, गवर्नमेंट, शासन, ठीक है, शासन के 3 अंग होते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोगों को पता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सब शासन के 3 अंग हैं। हम सब लोग इसको बहुत अच्छे से समझते हैं कि भैया जी शासन के 3 अंग हैं। कौन कौन से? तो नंबर फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, जो शासन का सबसे पहला अंग है, लेजिस्लेचर, विधायिका। ठीक है, जो शासन का दूसरा अंग है, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। जो शासन का तीसरा अंग है, जुडिशरी, न्यायपालिका। तो शासन के 3 अंग होते हैं, ये बात ध्यान रखना है। वह 3 अंग कौन कौन से हैं शासन के? नंबर फर्स्ट इज विधायिका, ठीक है, दूसरा कार्यपालिका, और तीसरा न्यायपालिका। न्यायपालिका, ठीक है। अभी जो शासन का सबसे पहला अंग लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, वो कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था है ना, आप तो जानते हो। ये कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था है, कानूनों को लागू करवाने वाली संस्था है, ये कानूनों के आधार पर शासन करने वाली संस्था है। तो ये जो है,
ये कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था है, करने वाली संस्था। कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था, ठीक है, लेजिस्लेचर। ये जो है कानूनों को लागू करने वाली संस्था। वाली संस्था। और ये कानूनों के आधार पर न्याय करने वाली संस्था। वाली संस्था, ठीक है भैया। देखो, हाँ, ठीक है, बिल्कुल। देखो, यहां पर फोकस करो, जो मैं समझा रहा हूं इसको बहुत अच्छे से देखो, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूं इसको अच्छे से देखो। अब ये जो है ना लेजिस्लेचर, जो कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था है बेटा, ये दो स्तरीय है ना। जो कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था लेजिस्लेचर, ये बेटा दो स्तरीय है, ये द्विस्तरीय है, द्विस्तरीय है ये, ठीक है। जो कार्यपालिका कानूनों को लागू करवाने वाली है, कानूनों के आधार पर शासन करने वाली संस्था है, वह भी द्विस्तरीय है, द्विस्तरीय है। द्विस्तरीय का मतलब सर क्या हुआ? ये केंद्र के स्तर पर भी है और ये प्रांतों के स्तर पर भी है, बोलो है कि नहीं? केंद्र के स्तर पर संसद है, प्रांतों के स्तर पर उनका अपना विधानमंडल है। ऐसे केंद्र के स्तर पर भी केंद्रीय संघीय सरकार है, प्रांतों के स्तर पर राज्यों की सरकार है। लेकिन ये जो जुडिशरी है ना, ये जुडिशरी एकात्मक है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। सर ये यूनिटरी है, ये एकात्मक है एवं एकीकृत है, ये एकात्मक एवं एकीकृत है, ये जो जुडिशरी है, ठीक है सर। तो न्यायपालिका कैसी है? न्यायपालिका एकात्मक और एकीकृत है, न्यायपालिका जुडिशरी। इस बात को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये यूनिटरी एंड इंटीग्रेटेड है। ये यूनिटरी इंटीग्रेटेड का मतलब है कि दो स्तर पर अलग अलग नहीं है, ये केंद्र और राज्य के स्तर पर नहीं है, ये बेटा एक ही है। कैसे है ये एक? तो देखो, इसके सर्वोच्च स्तर पर सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सबसे ऊंचे स्तर पर सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद हाई कोर्ट है, सबसे निचले स्तर पर आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट होगा, अधीनस्थ न्यायालय होगा, सबसे निचले स्तर पर सबऑर्डिनेट कोर्ट होगा। अब आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन है, इसमें बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के गठन में आर्टिकल 124 में कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश सहित कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश सहित कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे, कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है। आर्टिकल 124 में क्या बोला कि साहब सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश सहित कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है। अच्छा, अब वर्तमान में क्या है सर व्यवस्था? अगर वर्तमान में आप बोले तो वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश है, ठीक है, ध्यान रखना। वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश है, मेरे साथ साथ बोलेंगे, एक मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे। तो वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश है। लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊं, ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी कि ये कितने होंगे अन्य न्यायाधीश, इनकी संख्या का निर्धारण कौन करेगा? कि साहब ये जो अन्य न्यायाधीश होंगे, आखिरी अन्य न्यायाधीश होंगे कितने, इनकी संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो अन्य न्यायाधीश की संख्या का निर्धारण है वो संसद करती है, अन्य न्यायाधीश की संख्या का निर्धारण संसद करती है, संसद करती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अन्य न्यायाधीश की संख्या का निर्धारण बाबू कौन करती है? संसद करती है। साहब एक मुख्य न्यायाधीश होगा, एक मुख्य न्यायाधीश के बाद, ठीक है, अन्य न्यायाधीश कितने होंगे इसकी संख्या का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाएगा। अब आर्टिकल 124 में बहुत सारी क्लॉजेस हैं। अब इनमें सबसे पहले किया जाएगा कि हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। अगर जैसे आपको और हमको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है
तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, है ना। मान के चलिए या तो आपको या मुझको, ठीक है, हम में से किसी एक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है। तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन, हमारे पास क्या योग्यता होनी चाहिए, इसको देखेंगे। एक सेकंड, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन तो ये मांगी जाती है कि वह भारत का नागरिक हो। सबसे पहली क्वालिफिकेशन ये है कि भाई वो भारत का नागरिक हो। किसी भी सरकारी नौकरी में, किसी भी प्रशासनिक पद के लिए सबसे पहली योग्यता यही होती है कि वह भारत का नागरिक हो। सबसे पहली योग्यता। अब यहां पर उम्र पुम्र का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, एज की कोई ऐसी सीमा नहीं है कि साहब वो 30 वर्ष की, 35 वर्ष की, ना 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 ना, कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं। वो भारत का नागरिक हो बस। अब ये है कि वो किसी भी हाई कोर्ट में, ठीक है, अब यहां पर देखना, पहली योग्यता तो ये हो गई। दूसरी योग्यता ये है, दो ही योग्यता है। किसी भी हाई कोर्ट में, ठीक है ना, कंटिन्यूअसली, लगातार, ठीक है, 5 वर्ष तक एज ए जज, 5 वर्ष तक एज ए जज रहा हो। ठीक है, नंबर फर्स्ट, एज ए जज, किसी भी हाई कोर्ट में लगातार 5 वर्ष तक एज ए जज रहा हो। ठीक है, या अब ये ऑप्शनल है। ठीक, अगर मान के चलिए कि सबसे पहली क्वालिफिकेशन तो उसके पास ये हो कि वो किसी भी हाई कोर्ट में लगातार 5 वर्ष तक, ठीक है, जज रहा हो। अगर मान के चलिए वो लगातार 5 वर्ष तक जज नहीं रहा, ठीक है, मान लो कि अगर वह लगातार 5 वर्ष तक जज है नहीं, तो बेटा, ठीक है, उसने किसी भी हाई कोर्ट में, उसने किसी भी हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्ष तक प्रैक्टिस की हो, मतलब 10 वर्ष तक एडवोकेट रहा हो। एडवोकेट, ये लगातार क्यों, लगातार इसलिए बेटा क्योंकि अगर बीच में गैप हो जाएगा, ठीक है, तो वो प्रैक्टिस से बाहर हो जाएगा ना। बीच में गैप हो गया क्योंकि, ठीक है, ये ध्यान रखना है, जुडिशियल जो होता है ना बेटा, वो एक प्रैक्टिस होती है। ठीक है, जुडिशियल, ठीक है, क्या है, एक प्रैक्टिस है जुडिशियल। ठीक है, अगर वो प्रैक्टिस में नहीं रहा, ठीक है, अगर वो एडवोकेट नहीं रहा या फिर वो लगातार जज नहीं रहा, तो प्रैक्टिस में नहीं है, वो आउट ऑफ प्रैक्टिस है। तो आउट ऑफ प्रैक्टिस व्यक्ति को लेकर हम करेंगे क्या भाई, आउट ऑफ प्रैक्टिस व्यक्ति को लेकर हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्ष तक वो क्या रहा हो, एडवोकेट रहा हो। ठीक है, प्लस यहां पर भी ऑप्शनल है जी। चलिए, ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई। ठीक है, ये बात समझ में आई कि हाईकोर्ट में लगातार 5 वर्ष तक एज ए जज और लगातार 10 वर्ष तक एडवोकेट रहा हो। ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है। आप यहां पे और लिखेंगे, अगर मान के चलिए कि वह इस दूसरी योग्यता को भी पूरी नहीं करता, ठीक है, वो इस दूसरी कंडीशन को, वह इस दूसरी योग्यता को भी पूरी नहीं करता, तो तीसरी भी योग्यता है। देखिए, या तो ये, अगर ये नहीं तो ये, अगर ये भी नहीं तो तीसरा क्या है कि वह राष्ट्रपति की नजरों में, नजरों में एक पारंगत विधिवेत्ता हो।
विधिवेत्ता हो। ठीक है बेटा, तीसरा ये है कि भाई वो राष्ट्रपति की नजरों में क्या हो, वह राष्ट्रपति की नजरों में, ठीक है, एक पारंगत विधिवेत्ता हो, पारंगत विधिवेत्ता। तो वह भारत का नागरिक हो, ठीक है ना, भारत का नागरिक हो, हाईकोर्ट में या तो वह लगातार 5 वर्ष तक, ठीक है, एज ए जज रह चुका हो हाईकोर्ट में, या तो वह लगातार 5 वर्ष तक एज ए जज, या फिर हाईकोर्ट में लगातार 10 वर्षों तक वह एडवोकेट रह चुका हो, लगातार 10 वर्षों तक एडवोकेट, या फिर राष्ट्रपति की नजरों में वो एक क्या हो, पारंगत विधिवेत्ता हो, पारंगत विधिवेत्ता हो। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। यह है क्वालिफिकेशन, ठीक है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है, ये बात मैंने बता दी। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति का, योग्यता हो गया। अब योग्यता के बाद नियुक्ति, ठीक है, अपॉइंटमेंट, नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट देखो, मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं बेटा, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में वे मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं, है ना जी। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में नियुक्ति में वे राष्ट्रपति से परामर्श करते, परामर्श करते हैं। सॉरी, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में बेटा वह मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं, मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं, परामर्श करते हैं। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति बेटा राष्ट्रपति करते हैं, मुख्य न्यायाधीश को अपॉइंट कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति वे मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके ही करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन इनके जो बेटा नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वह कोलिजियम प्रणाली है। ठीक है, ध्यान रखना, कोलिजियम प्रणाली, ये कोलिजियम प्रणाली के द्वारा नियुक्त होते हैं। मैं आगे आपको समझाऊंगा कोलिजियम प्रणाली क्या होती है। ठीक है, तो इनकी जो नियुक्ति होती है वो बेटा कोलिजियम प्रणाली के आधार पर होती है, प्रणाली के आधार पर, आधार पर। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखना। तो बेटा नियुक्ति किसके आधार पर नियुक्ति होती है, बाबू कोलिजियम प्रणाली के आधार पर। अब कार्यकाल, ये जो मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश बेटा, इनके कार्यकाल के बारे में क्वेश्चन आता है और ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये होता है कि वो 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो तब तक अपने पद पर बने रहेंगे। बच्चे इसको सही कराते हैं क्योंकि दिमाग में कंफ्यूजन इतना हो चुका होता है, क्योंकि सीएजी का कार्यकाल भी वही है 6/65, लेकिन इनका 6/65 नहीं है बेटा। ध्यान रखना, इनका कार्यकाल है कि वह 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहेगा, 65 वर्ष की आयु तक, आयु तक अपने पद पर बना रहेगा, अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो वह बेटा कब तक, 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहेगा। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। ठीक है, जैसे एक कॉलेजियम प्रणाली है, अब उस कॉलेजियम प्रणाली को समझाने में, ठीक है, बहुत समय लगेगा। ठीक है, बहुत विस्तारित है एक्चुअली वो कॉलेजियम प्रणाली, मैं आपको बताऊं। लेकिन कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर ही मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है
और मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति बेसिकली, ठीक है, जिस लेटर के थ्रू होती है उस पर सिग्नेचर राष्ट्रपति का होता है। तो कुल मिलाकर मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते राष्ट्रपति ही है। मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते राष्ट्रपति ही है, ठीक है ना। मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते बेटा राष्ट्रपति ही है। बाकी का जो अन्य न्यायाधीश होंगे, जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी, तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन जब वो अदर जजेस को अपॉइंट कर रहे होंगे तो उस केस में वह मुख्य न्यायाधीश की एक बार परामर्श ले लेंगे, वो मुख्य न्यायाधीश का एक बार कंसल्टेशन ले लेंगे, उनकी एडवाइस ले लेंगे एक तरह से, ठीक है, उनकी सलाह ले लेंगे वो। चलिए, ठीक है। तो वो 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है, अपने पद पर बने रहेंगे। कार्यकाल के बारे में इतना है, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए वो जब जज चुने गए सुप्रीम कोर्ट के, तब उनकी एज 64 साल की थी। तो बेसिकली देखा जाए तो उनका कार्यकाल केवल 1 ही साल का रहेगा टेक्निकली, अगर आप देखो, ठीक है। जब वो जज बने थे, जब वो एज ए जज अपॉइंट किए गए थे, तो एज ए जब जज वो जब अपॉइंट किए गए तो उनकी आयु 64 साल की थी, ठीक है। उनकी एज 64 साल की थी जब उनको एज ए जज अपॉइंट किया गया। तो टेक्निकली अगर आप देखो, ठीक है, हम और आप अगर इसे टेक्निकली देखें मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, तो इसका आशय क्या है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि टेक्निकली उनका जो कार्यकाल है वो 1 साल का है, ठीक है। अगर वे 60 वर्ष की आयु में एज ए जज अपॉइंट किए गए, कितनी, 60 वर्ष की आयु में, वो 60 साल के थे और 60 वर्ष की आयु में वो एज ए जज अपॉइंट किए गए, तो टेक्निकली हम देखें उनका कार्यकाल 5 साल का रहा। अगर वह 55 साल की आयु में एज ए जज अपॉइंट किए गए, ठीक है, तो अगर उनका कार्यकाल हम देखेंगे तो 10 साल का रहा, 10 साल का उनका कार्यकाल रहा। हाँ, अगर वह बीच में किसी को त्याग पत्र नहीं देते या उनको उनके पद से नहीं हटाया जाता, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होता, सब कुछ बहुत अच्छे से चलता है अगर, ठीक है, सब कुछ बढ़िया तरह से चल रहा है, तो यहाँ पर हम अगर हम देखेंगे भैया जी, तो उनका जो कार्यकाल होगा, उनका कार्यकाल अगर वह 55 वर्ष की आयु में जज बने हैं, तो भैया जी 65 वर्ष की आयु तक वे अपने पद पर बने रहेंगे, तो 10 साल का कार्यकाल हो गया। मतलब ये मायने नहीं रखता कि जैसे ही आपकी आयु 65 वर्ष की पूरी हो आपका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, चाहे आप, ठीक है, जिंदगी के 64 साल, अपने जीवन के 64 साल पूरे कर चुके हो तो आपका कार्यकाल 1 ही साल का होगा। 64 साल और 11 महीने भी अगर आप अपने जीवन की पूरी कर चुके हैं तो आपका कार्यकाल 1 ही महीने का होगा, ठीक है। इससे पहले हुआ था, ठीक है, डीवाई चंद्रचूड़ साहब से पहले जो, ठीक है, चीफ जस्टिस साहब थे, जो मुख्य न्यायाधीश साहब थे, सीजीआई साहब, उनका कार्यकाल 3 या 4 महीने का ही था। क्यों? क्योंकि वे ऑलरेडी 64 साल और शायद, ठीक, 9 महीने के या 8 महीने के कंप्लीट हो चुके थे, तो इसलिए 64 साल 8 महीने के वो हो चुके थे। जो बचा हुआ कार्यकाल था, उस बचे हुए कार्यकाल के लिए वो 3 या 4 महीने अपने पद पर एज अ चीफ जस्टिस बने रहे, ठीक है, चीफ जज बने रहे। तो 65 वर्ष की आयु तक, अभी 65 वर्ष की आयु तक बेटा जो कार्यकाल है ये मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश दोनों का है। आप ये मत समझना कि केवल मुख्य न्यायाधीश का है, नहीं, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, ठीक है, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, अन्य न्यायाधीश हो, ठीक है, चाहे कोई भी हो, ठीक है, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो भैया जी, चाहे अन्य न्यायाधीश हो, ठीक है। जो कार्यकाल है भैया जी, वो कार्यकाल कितना है, 65 वर्ष की आयु तक है, तो वो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है सर। कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहेगा, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, ठीक है। चलिए, इसके बाद वह समय से पहले भी अपना पद त्याग सकता है, त्याग पत्र, ठीक है। वे चाहें तो समय से पहले भी अपना पद त्याग सकते हैं, वे चाहें तो समय से पहले भी अपना पद त्याग सकते हैं, पहले भी अपना पद त्याग सकते हैं, त्याग सकते हैं, त्याग सकते हैं, ठीक है। उन्हें अपना त्याग पत्र बेटा राष्ट्रपति को देना होगा, राष्ट्रपति को देना होगा,
ठीक है जी। त्यागपत्र वो अपने राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ भी बेटा राष्ट्रपति दिलाते हैं। ये बात लिख लेना आप नोट में कि मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना नोट पे कि साहब उनको जो पद एवं गोपनीयता की शपथ दिला रहे हैं, पद और गोपनीयता की शपथ भी उनको कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति साहब भी दिलाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति साहब भी उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। इसके बाद उनको पद से हटाया जाना, पद से हटाया जाना, रिमूवल, उनको उनके पद से हटाया जाना। तो फटाफट से बताओ बेटा, उनको उनके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया का आधार क्या होगा? मैंने सीएजी में बताया था कल कि सबसे पहले तो उनको उनके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया का आधार क्या है। मुझे एक बार आधार आप बताओ। चलिए ठीक है बेटा, बताइए उनको उनके पद से किस प्रकार से हटाया जाएगा? पद से हटाया जाना, बोलो। बताओ सब लोग, है ना? बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार। देखो उनके उनके पद से हटाए जाने का आधार क्या होगा? आधार वही होगा, ठीक है, साबित कदाचार एवं असमर्थता। असमर्थता, ये आधार होता है उनको उनके पद से हटाए जाने का। ठीक है जी, ध्यान रखना। तो उनको उनके पद से हटाया जाना, पद से हटाए जाने का आधार क्या है? तो पद से जो हटाए जाने का आधार है वो है साबित कदाचार एवं असमर्थता। ठीक है, इसके बाद उनको उनके पद से हटाए जाने के लिए एक संकल्प लाना होगा। ये संकल्प लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में सबसे पहले ला सकते हैं। ठीक है, संकल्प को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में सबसे पहले संकल्प को लाया जा सकता है, बस। ठीक है, इसकी सूचना संबंधित न्यायाधीश को 14 दिन पहले देनी होगी। इसकी सूचना संबंधित जज को बेटा 14 दिन पहले देनी होगी। लोकसभा या राज्यसभा में लाया जाएगा। इस प्रस्ताव पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/4 से वोटिंग करना पड़ेगा। वोटिंग करना पड़ेगा। ठीक है जी, ध्यान रखना। ठीक है, तो सूचना 14 दिन पहले उस प्रस्ताव पर कुल सदस्य संख्या के 1/4 की वोटिंग करना पड़ेगा। ये प्रस्ताव बेटा दोनों सदनों से पास होगा। ठीक है, दोनों ही सदनों से। ठीक है ना, मैंने दो लिख दिए, दोनों सदनों से पास होगा। इसके बाद दोनों सदनों से पास हो जाने के बाद कल मैंने आपको बताया था कि एक जांच समिति के पास जाएगा। सेम वही प्रोसेस है, एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी के पास जाएगा जिसमें 2 सुप्रीम कोर्ट के जज और एक हाई कोर्ट के जज होंगे। हाई कोर्ट के जज होंगे। ठीक है, अगर जज नहीं है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, तो उनके समकक्ष योग्यता रखने वाले व्यक्ति, ठीक है, जो उनके समकक्ष योग्यता रखे, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जांच समिति। अगर जांच समिति आरोप में सच्चाई पाती है, ठीक है, तो वो उसको क्या कर देगी बेटा? अगर जांच समिति ने आरोप में सच्चाई पाई तो जांच समिति इसको फर्दर प्रोसीड कर देगी। इसको फर्दर प्रोसीड कर देगी जो जांच समिति है। ठीक है, इसको आगे बढ़ा देगी बेसिकली, जांच समिति इसको फर्दर प्रोसीड कर देगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जांच समिति ने अगर फर्दर प्रोसीड कर दिया तो बेटा ये दोनों सदनों से, दोनों सदनों के, आपको पता है, ठीक है, उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से पास होगा।
बहुमत से पास होगा, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से ये पास होगा। और जब ये 2/3 बहुमत से पास हो गया बेटा दोनों सदनों से, तो फिर राष्ट्रपति बाध्य है, फिर राष्ट्रपति को उस पर अपना सिग्नेचर करके उस व्यक्ति को हटाना पड़ेगा। अब यहां पर राष्ट्रपति की कुछ नहीं चलेगी, ये बात ध्यान रखना। अगर दोनों सदनों ने, ठीक है, उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से इसको पारित कर दिया, तो राष्ट्रपति को इस पर अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। राष्ट्रपति फिर बेटा इस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होंगे, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आर्टिकल 1 to 6 पर बात करते हैं। आर्टिकल 1 to 6 में है माननीय न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, वेतन भत्ता एवं पेंशन। न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन, पेंशन आर्टिकल 126 में। तो आर्टिकल 126 में माननीय न्यायाधीशों के वेतन भत्ता एवं पेंशन है। देखिए, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको मिलता है भैया 2,80,000 रुपया वेतन। ठीक है, ये मंथली होता है, मासिक होता है, 2,80,000 रुपये मासिक वेतन। और जो अन्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, उनको मिलता है 2.5 लाख रुपया मासिक वेतन। अब आपको क्या लगता है कि साहब केवल इतना ही मिलता होगा? इनको बहुत सारे भत्ते और मिल जाते हैं, इनकी सैलरी पहुंचती है, ठीक है, करीब जाके 4.5-5 लाख के आसपास। ठीक है, भत्ते वगैरह मिल गए, हर चीज का भत्ता मिलता है इनको, हर चीज का। ठीक है ना, आप सोच नहीं सकते ऐसे ऐसे भत्ते इनको मिलते हैं। आपने, ठीक है ना, बेसिकली फोन पर बात करने का इनको बेटा भत्ता मिलता है। ठीक है ना, शेविंग वगैरह करवाने का इनको भत्ता मिलता है, कपड़ा लत्ते का भत्ता मिलता है, हर चीज का इनको भत्ता मिलता है। ठीक है, कुल मिलाकर तो बहुत सारे इनको भत्ते मिल जाते हैं। तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद, ठीक है, ये हो गया भैया जी इनका वेतन। अब पेंशन की जो व्यवस्था है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ही इनका कार्यकाल पूरा हुआ, मतलब ठीक है 65 वर्ष की पूरी होने तक ही अपने पद पर बने रहेंगे, है ना जी। 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक ही ये अपने पद पर बने रहेंगे। जैसे इनकी आयु 65 वर्ष हुई, ठीक है, ये अपने पद से हट जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो 65 वर्ष की आयु तक ही ये अपने पद पर बने रहेंगे। तो जैसे इनका कार्यकाल पूरा हुआ, इनका कार्यकाल पूरा हो गया, तो कार्यकाल पूरे होने के बाद इनको जो भी वेतन मिलता था उस समय, जो भी वेतन मिलता था उसका जस्ट आधा इनको पेंशन मिलेगा। जब तक ये जीवित रहते हैं इनको पेंशन मिलेगा। ठीक है, इनको जैसे 1,80,000 रुपया मिल रहा है, तो इनके रिटायर होने के बाद बेटा, और सॉरी, इनको 2,80,000 रुपया मिल रहा है, तो रिटायर होने के बाद इनको 1,40,000 रुपया मिलेगा। 1,40,000 रुपये तो सैलरी नहीं होती ध्यान रखना, 1,40,000 रुपये तो बेटा अच्छे अच्छे लोगों की सैलरी नहीं होती। ठीक है, तो 2,80,000 रुपये मासिक वेतन है मुख्य न्यायाधीश का। ये 65 वर्ष की आयु पूरी हुई, ये रिटायर हो गए। अब रिटायर होने के बाद इनको जो पेंशन मिलेगी वो 1,40,000 रुपये मिलेगी पेंशन, जब तक ये जीवित रहते हैं तब तक। अगर ये मृत्यु हो गई इनकी, तो अगर इनकी पत्नी जीवित है तो इनकी पत्नी को 1,40,000 का भी आधा मिलेगा, मतलब 70,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। ठीक है, और ध्यान रखना संविधान में स्पष्ट कर दिया गया है कि इनका वेतन, पेंशन भत्ता भारत की संचित निधि पर भारित है। भत्ता भारत की संचित निधि पर भारित है। संचित निधि पर भारित है। भारत है। ठीक है, भारत है। और इनके कार्यकाल के दौरान, इनके कार्यकाल के दौरान उसमें कोई कटौती नहीं की जा सकती, उसमें कोई कटौती नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। ठीक है, तो इनकी वेतन, पेंशन और भत्ता में बेटा इनके कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा सकती, संचित निधि पर भारित है। ठीक है, आर्टिकल, अरे सॉरी बेटा माफ करना, आर्टिकल 125 आप लोग बोल भी रहे थे,
हाँ, आर्टिकल 125 होगा ये, सही बात। आर्टिकल 125 होगा, माफ करना, 125। चलिए एक बार सभी लोग थम्स अप कर दें, एक बार प्लीज आप सभी लोग थम्स अप कर दें, सभी लोग। चलो जी, ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इनके वेतन पेंशन भत्ते में, अच्छा अब इसके बाद है आर्टिकल 126, इसमें है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश, ठीक है, एग्जीक्यूटिव चीफ जस्टिस, एग्जीक्यूटिव चीफ जस्टिस, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। ये क्या होता है बेटा, जब किसी भी कारणवश जो मुख्य न्यायाधीश है वो अनुपस्थित हो, किसी भी कारणवश वो अनुपस्थित हो, तो उनके स्थान पर एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कुछ समय के लिए की जा सकती है, जब तक मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है, ध्यान रखना। तो जब तक किसी भी कारणवश मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है, अनुपस्थित है, या उनका पद रिक्त हो गया है, तो उनके स्थान पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, द्वारा की जाती है, ठीक है। उनको समकक्ष वही योग्यता धारण करनी होगी, किसके बेटा, मुख्य न्यायाधीश के समान, ठीक है। तो जो मुख्य न्यायाधीश की योग्यता होती है, इनको मुख्य न्यायाधीश की योग्यता के समान ही योग्यता धारण करनी होगी। ठीक है ना, ये बात क्लियर है बेटा। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, एग्जीक्यूटिव चीफ जस्टिस, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है बेटा। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कब होगी, जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होगा, तो मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। ये इनको बेटा मुख्य न्यायाधीश की ही समान योग्यता इनको प्राप्त होती है, और इनको बेटा उन्हीं के समान अधिकार होते हैं, इनके अधिकार जो होते हैं वे मुख्य न्यायाधीश के समान ही होते हैं, बस ध्यान रखना। तो एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है आर्टिकल 126 में। आर्टिकल 127 में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति है। आर्टिकल 128 में है जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो अपने पद को छोड़ चुके हैं, ठीक है, वो बेसिकली अपने पद को धारण कर सकते हैं, मतलब उनको दोबारा से सेवा में लाया जा सकता है। जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है उनको सेवा में लाया जा सकता है। क्यों सेवा में लाया जा सकता है, किसी भी कारणवश सेवा में लाया जा सकता है। मान के चलिए कि हमें एक्सपीरियंस्ड जजेस की जरूरत है, या सुप्रीम कोर्ट पे बहुत ज्यादा दबाव बढ़ गया है, बहुत ज्यादा भार बढ़ गया, केसेस की संख्या बहुत ज्यादा आ गई है, तब हम सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को ला सकते हैं कुछ समय के लिए सुनवाई के लिए। या फिर एक और काम हो सकता है, जैसे कोई भी केस है, ठीक है, उस केस के बारे में बेसिकली वो एक ऐसा केस है कि जो राष्ट्र महत्व पर बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्र महत्व का विषय है, ठीक है ना, सुर्खियों में छाया हुआ है पूरी तरह से, और एक न्यायाधीश जिन्होंने उस पर, ठीक है, फैसला सुनाया था उसी केस पर, मतलब उससे मिलते जुलते केस पर, वो रिटायर हो चुके हैं, तो उनको दोबारा से सेवा में लाया जा सकता है। आर्टिकल 128 प्रावधान करता है। चलिए बच्चों, ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ और मस्त रहिए, जबरदस्त रखिए। लव यू ऑल। कल हमारी मुलाकात होगी इसी टाइम पे, ठीक है। थैंक यू सो मच।